दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मिडल ईस्ट में पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स, जो गल्फ देशों की लाइफलाइन है, उन्हें टारगेट किया जाए? क्या ईरान और गल्फ कंट्रीज के बीच अब ऑयल वॉर से भी ज्यादा डेंजरस वाटर वॉर शुरू हो गया है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स की तरफ जा सकती है? और क्या अमेरिका इस वॉर को जल्दी खत्म करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने जा रहा है जो ग्लोबल क्राइसिस को और बढ़ा देगा? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक मैं इन सारे सवालों का जवाब आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ईरान और यूएस के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब एक नए और डेंजरस मोड पर आ गया है। अब तक जो स्ट्राइक्स हो रही थी वो मोस्टली मिलिट्री टारगेट्स पर हो रही थी। मिसाइल बेसेस, लॉन्च साइट्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिचुएशन को बहुत ज्यादा डेंजरस बना देता है। अब पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किए जा रहे हैं, और मिडल ईस्ट जैसा डेजर्ट रीजन अगर वाटर सप्लाई लूज करे तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होगा, इजंट इट? ईरान के कोस्ट के पास एक आइलैंड पर डिसैलिनेशन प्लांट को हिट किया गया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी ने नहीं दिया, ना अमेरिका ने ओपनली एक्सेप्ट किया, ना किसी और ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन ग्लोबल एनालिस्ट का मानना है कि ये स्ट्राइक यूएस या यूएस के अलाइंड फोर्सेस ने की है, ऐसा हो सकता है। अब इस डिसैलिनेशन प्लांट का इंपॉर्टेंस समझिए। ये लगभग लगभग 30 गांवों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता था। मतलब एक स्ट्राइक ने डायरेक्ट सिविलियन सर्वाइवल सिस्टम को हिट कर दिया है, और यहीं से सिचुएशन एस्केलेट होने लगी है। ईरान ने भी स्ट्राइक का जवाब दिया है बहरेन में उनके डिसैलिनेशन फैसिलिटी को टारगेट करके। अब सवाल यह है कि बहरेन ही क्यों? इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स समझिए। बहरेन एक यूनिक देश है जहां पे पॉपुलेशन मेजोरिटी शिया है, लेकिन रूलिंग मोनार्की जो है, वहां का राजा सुन्नी है। और बहरेन की मोनार्की को स्टेबिलिटी देने के लिए अमेरिका का मिलिट्री प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान शायद ये कैलकुलेट कर रहा है कि अगर बहरेन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, लोकल पॉपुलेशन मोनार्की के खिलाफ उठ खड़ी होगी और रीजन में पॉलिटिकल केओस क्रिएट हो सकता है। अभी तक ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं है, लेकिन अगर पानी की सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो सोशल अनरेस्ट का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक बताता हूँ। गल्फ कंट्रीज का जो पानी का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। अप्रोक्सीमेट नंबर्स कुछ इस तरह है। कुवैत में 90% पानी डिसैलिनेशन से होता है। कतार में ऑलमोस्ट 100%। यूएई में 90%। सऊदी अरेबिया लगभग लगभग 70%। बहरेन 75%। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स डिस्ट्रॉय होने लगे तो सिचुएशन सीधा मिलिट्री से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगी। करोड़ों लोगों के पीने के पानी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर इसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी क्लोज हो जाए तो खाने की सप्लाई भी रुक जाएगी। ऐसे सिनेरियो में बॉटल्ड वाटर इंपोर्ट करके इस क्राइसिस का सलूशन नहीं निकाल पाएंगे ये गल्फ के देश, और ये सिचुएशन रैपिडली कोलैप्स की तरफ जा सकती है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर फ्लैश पॉइंट है केशम आइलैंड। लेट मी शो यू ऑन मैप दोस्तों। केशम आइलैंड। ये दोस्तों है केशम आइलैंड। इसको बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जो है बंदर अब्बास ईरान का जो पोर्ट है उसके नजदीक है।
ओके, नाउ व्हाट इज दिस केशम आइलैंड? दोस्तों, केशम आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास लोकेटेड है, आपने देखा है। और ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया है क्योंकि यहाँ से शिपिंग ऑयल शिपिंग के रूट पास करते हैं। मैं जैसा मैंने कहा, बंदर अब्बास पोर्ट भी नियर बाय है। और पर्शियन गल्फ का एक्सेस यहीं से कंट्रोल होता है। इसी आइलैंड पर डिसैलिनेशन फैसिलिटी को टारगेट करने की रिपोर्ट आई थी। इसीलिए एस्केलेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब एक और डेवलपमेंट हुआ है। यूएई भी अब इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिव रोल ले रहा है। यूएई ने ईरान के कोस्टल एरिया में स्ट्राइक की। यह स्ट्राइक दरअसल एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग थी। पॉसिबल है कि एक्चुअल डिसैलिनेशन प्लांट को हिट नहीं किया गया, लेकिन उसके आसपास स्ट्राइक करके सिग्नल दिया गया कि हम भी कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट अब मल्टी कंट्री इन्वॉल्वमेंट की तरफ जाती दिख रही है। अब ईरान के अंदर भी सिचुएशन स्टेबल नहीं है। रीसेंट स्ट्राइक्स में ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हिट हुई हैं, रिफाइनरीज उनकी डिस्ट्रॉय हुई है, और कुछ जगह पर तेल रास्तों में आके फ्लो करते हुए देखा गया है। ये सिचुएशन ईरान के इंटरनल इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। पेट्रोल की रैशनिंग भी वहां पर शुरू हो गई है। पहले 30 लीटर दिन का मिलता था एक बंदे को, अब सिर्फ 20 लीटर दिया जा रहा है। मतलब डोमेस्टिक सप्लाई पर भी प्रेशर है। अब सबसे क्रिटिकल टारगेट, स्ट्रेटेजिक टारगेट है यहाँ पर खर्ग आइलैंड। लेट मी शो यू ऑन मैप अगेन दोस्तों, कि खर्ग आइलैंड ये है क्या। अलाउ मी वन मोमेंट। दोस्तों, यहां पर है खर्ग आइलैंड। ओके, दिस इज अगेन ईरान के बहुत नजदीक है ये। अब ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है ये खर्ग आइलैंड। वाई, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? खर्ग आइलैंड ईरान का एक मेजर ऑयल एक्सपोर्ट हब है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स 80 to 90% ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है। अगर यूएस या इसराइल इस आइलैंड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो ईरान की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट्स बंद होने का मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू कोलैप्स, और फिर सोल्जर्स को आप सैलरी नहीं दे पाओगे। दोस्तों, इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका सीधा इफेक्ट दिखेगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, और एनालिस्ट का कहना है कि प्राइस $100 तो इजीली क्रॉस कर जाएंगे, ये तो 110 तक जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ग्लोबल इन्फ्लेशन। आपकी अगर ऑयल प्राइस इंपैक्ट हो गई तो आपके डीजल महंगे हो जाएंगे। डीजल महंगा हो गया मतलब आप भारत का सोचिए फिर। भारत में सारी चीजों का दाम बढ़ जाएगा, आपके सब्जी फल जितने भी है सब चीज का दाम बढ़ जाएगा। शिपिंग डिसरप्शन आएगा, सप्लाई चेन क्राइसिस आएगा, इंडस्ट्रीज में दे मे गो फॉर अ फोर्स मजोर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। व्हाट इज फोर्स मजोर? इट इज ड्यू टू अ वॉर, दे आर शटिंग इट डाउन। नॉर्मली दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी होते हैं, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स बोलिए, नॉट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, जो दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें फोर्स मेजोर का एक पॉइंट होता है कि वी विल स्टॉप द सप्लाईज ड्यू टू फोर्स मेजोर। नाउ व्हाट इज फोर्स मेजोर? इट मे बी अ वॉर, इट मे बी एन अर्थक्वेक, और यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन है। सो ये लोग उस फोर्स मेजोर वाले क्लॉज को एक्टिवेट कर देंगे कंपनीज, एंड सप्लाईज ठप हो जाएंगी। ऑलरेडी कई कंपनीज शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी शिप्स को हॉर्मुज रूट के लिए कवर देना बंद कर रही हैं। इफ योर शिप इज गोइंग थ्रू हॉर्मुज, वी विल नॉट कवर इट, बिकॉज देर इज अ हाई चांस कि वो हिट होगा। अब ये सब मिलकर ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकता है। ईरान के अंदर एक और कॉम्प्लिकेशन है। लीडरशिप उनकी डिवाइडेड दिख रही है। एक साइड पर ऑफिशियल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और दूसरे साइड पर आईआरजीसी और बसीज मिलिशिया। कई एनालिस्ट का यह कहना है कि ईरान के डिसीजंस काफी हद तक आईआरजीसी कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से पॉलिसी कोहिरेंस मिसिंग है, और इसी वजह से ईरान का रेस्पॉन्स भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ईरान में इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं,
इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना एक मेजर स्ट्रेटेजी बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक डिवाइसेस स्मगल करके ईरान में लाए गए हैं, लेकिन अथॉरिटीज इन डिवाइसेस को ट्रैक करके कॉन्फिस्केट भी कर रही है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि रशिया वो सारे टेक्निक्स बता रहा है ईरान को कि स्टारलिंक के डिवाइसेस को कैसे डीएक्टिवेट कर देना है। इसीलिए ग्राउंड रियलिटी दुनिया तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। अब सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है एनर्जी इंपोर्ट्स। अगर गल्फ रीजन अनस्टेबल हो जाता है, क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ेंगे, नेचुरल गैस की सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, और भारत में सीएनजी सप्लाई पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। मेरे खुद के पास एक छोटी सी सीएनजी कार है, स्मॉल कार दैट इज, बट इट इज रन ऑन सीएनजी। तो पर्सनली मुझे भी एक थोड़ी टेंशन है कि अब तो सीएनजी के दाम भी बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो नेचुरल गैस यूज करता है उस पर भी प्रेशर आएगा। लेकिन भारत के पास डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजीज फिलहाल मौजूद हैं, जैसे रशियन ऑयल इंपोर्ट, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स, जिसके बारे में मैं कल बात कर चुका हूं। इसीलिए ये कोई इमीडिएट पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क डेफिनेटली है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड गेम क्या है? पॉसिबल, मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि देर में बी थ्री सिनेरियोस। ईरान इंटरनल प्रेशर के बाद नेगोशिएशन एक्सेप्ट करे। दूसरा, यूएस और इसराइल ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रा सिक्योर करने की ऑपरेशन लॉन्च करें। और तीसरा, वॉर लंबा चलेगा और ग्लोबल इकोनॉमी सिवियरली इम्पैक्ट हो जाएगी। ये तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। अभी के सिग्नल्स देखकर ऐसा लगता है कि यूएस का ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म करो, लेकिन ईरान शायद वॉर को स्ट्रेच करना चाहता है। और अगर वॉर लंबा चला तो दुनिया भर में इकोनॉमिक शॉक वेव्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की सिचुएशन को अगर हम समराइज करें तो गल्फ कॉन्फ्लिक्ट अब एक डेंजरस फेज में एंटर कर रहा है। मिलिट्री स्ट्राइक्स से लेकर ऑयल इंफ्रा तक अब, और उसके बाद वाटर इंफ्रा पर टारगेट्स हो रहे हैं। अगर डिसैलिनेशन प्लांट सिस्टमेटिक टारगेट बन गए तो मिडल ईस्ट में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी स्टार्ट हो सकता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली डिसरप्ट हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी भी उसकी चपेट में आ जाएगी। इसीलिए अगले कुछ दिन बहुत क्रिटिकल होंगे। ये डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड रहेगा या फुल स्केल एक रीजनल वॉर बन जाएगा। वी विल कीप एन आई ऑन दिस दोस्तों, इस पे थोड़ी सी नजर रखेंगे हम लोग। यहीं पे फिलहाल इस सेशन का अंत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।